Good afternoon, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we'll dive into answer writing strategies for the most important previous year questions from D.H. Lawrence's masterpiece Sons and Lovers. We will explore how to break down each question smartly, use relevant quotes, weave in themes, and bring in critical viewpoints so that your answers are not just complete but also impactful for the examiner. This session will give you a clear exam reading roadmap, how to write an engaging introduction, structure the body effectively, and end with a strong, insightful conclusion. So let's begin and take your answer writing skills to the next level. The first question for the series is: in Sons and Lovers, what is the nature of how Paul Morrell relates of his women lovers to tell us about the meaning of the novel? So here the examiner is asking how Paul Morrell's relationship with these women, स्पेशली मिरियम एंड क्लारा. तो ये क्वेश्चन का हमें मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. जनरली बच्चे ये देखते हैं कि सन्स एंड लवर्स पर क्वेश्चन है तो वो अपना आंसर जो उन्होंने रेडी करके रखा होता है, चाहे क्वेश्चन भी कोई भी है, लेकिन अगर इस टॉपिक पर है तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर लिखना है. तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है. तो यहाँ पर लिखा है कि सन्स एंड लवर्स में हमको यहाँ पर पॉल मॉरल का रिलेशनशिप बताना है उसकी विमेन लवर्स के साथ, स्पेशली विथ मिरियम एंड क्लारा, दैट हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द कोर मीनिंग ऑफ और द सेंट्रल मैसेज ऑफ द सन्स एंड लवर्स. तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप था इसका मिरियम और क्लारा के साथ, वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है सन्स एंड लवर के सेंट्रल मैसेज को या कोर मीनिंग को बेसिकली. तो हमको ये बताना है. सो हेयर वी नीड टू कनेक्ट पॉल्स इमोशनल स्ट्रगल विद द नॉवेल्स मेन थीम्स. मेन थीम क्या है इस नॉवल का? मेन थीम है फैमिली इन्फ्लुएंस. आप ये लिख सकते हैं. मेन थीम ऑफ द नॉवेल्स, मेन थीम्स ऑफ द नॉवेल्स आर फैमिली इन्फ्लुएंस, लव, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी. सो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि दिस नॉवल इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय D.H. Lawrence which is published in 1913. It explores emotional entanglement caused by intense mother-son bonds and their effect on romantic relationships. So this is the core theme, or we can say the core message of the novel. आप इसको लिख लीजिए. आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले बताना भी तो होगा ना कि कोर मैसेज या कोर थीम है क्या. आपने वो बताएंगे, उसके बाद आप मेंशन करेंगे यहाँ पर एडिपस कॉम्प्लेक्स को. राइट. सो यहाँ पर आप जब इसको मेंशन करेंगे तो दो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, मतलब जो दो मेन कैरेक्टर्स है एडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए, वो है Paul Morrell and Gertrude Morrell. So Paul's attachment to his mother, Mrs. Morrell, shapes and, or we can say, distorts his relationship with other women. आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आपको इसमें कुछ और भी जो पॉइंट्स हैं, अगर आपको उनको आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले पॉल का रिलेशनशिप बताना है विद मिरियम. पॉल का रिलेशनशिप बताएंगे विद मिरियम. तो जब पॉल का रिलेशन मिरियम के साथ बताते हैं तो कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल बॉन्ड, क्योंकि इससे इसका स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल बॉन्ड बना था. ठीक है. इसी की वजह से आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. तो आपको पहले ये डिस्कस करना है, फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करना है. स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल बॉन्ड में आप बेसिकली बता सकते हैं कि मिरियम कनेक्ट्स with Paul's mind and soul more than his body, right? So she nurtures his artistic side but avoids the deep physical intimacy. Conflict ये था कि Paul is feeling suffocated by her intense spirituality, right? And Paul blames Miriam for not meeting his
physical needs, but deep down, his own emotional loyalty to his mother is the main barrier which creates this conflict. आप अपने आंसर में ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप पॉल का रिलेशनशिप बताएंगे क्लारा के साथ, तब यहाँ पर ये स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल था, लेकिन ये फिजिकल और पैशनेट होगा। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। सो फिजिकल एंड पैशनेट होगा। क्लारा प्रोवाइड्स द सेक्शुअल फ्रीडम टू पॉल, बट पॉल कांट एक्सपीरियंस विद मिरियम। मतलब उसने उसको वो सेक्शुअल फ्रीडम तो दिया जो उसको मिरियम के साथ नहीं मिला। And their relationship is a rebellion against the emotional control of his mother. दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगी limitations, right? तो limitations में basically आप लिख सकते हैं about Clara's own emotional baggage estranged from her husband Baxter Dawes keeps the relationship incomplete. So Paul's lingering Paul's attachment to his mother prevents full commitment. तो यहाँ पर भी इसकी मदर ने का ही रोल रहा कि ये इसको फुल कमिटमेंट नहीं दे पाया मिसेस मॉरल का। और यहाँ पर भी सेम, मिसेस मॉरल का ही अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था अपने बेटे से, या उनका बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था अपनी मदर से, और इस वजह से वो यहाँ पर भी फुल कमिटमेंट नहीं दे पाया। तीसरी चीज़ जो आप मतलब फोर्थ पॉइंट जो आप यहाँ लिख सकते हैं, वो देखो यहाँ पर आपने पॉल और मिरियम के बारे में लिखा, उसकी मदर का भी डिस्कस करोगे आप, मतलब दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बताओगे, और मिसेस मॉरल का क्या इन्फ्लुएंस था इन दोनों पर वो बताओगे। फिर आप पॉल और क्लारा का रिलेशनशिप बताओगे वो कैसा था, लिमिटेशंस क्या थी, क्या इश्यूज थे। उसके बाद मिसेस मॉरल का इस रिलेशनशिप में भी क्या इन्फ्लुएंस था वो बताओगे। उसके बाद you need to tell about mother son relationship and its impact. इसमें आप बात करेंगे मिसेस मॉरल के इमोशनल होल्ड की, कि उनका इमोशनल होल्ड कैसा था। गर्टरूड मॉरल इज द इमोशनल एंकर इन पॉल्स लाइफ। शी सटली अंडरमाइंस हिज बॉन्ड्स विद मिरियम एंड क्लारा। आप ये इसमें ऐड कर सकते हो। इवन आफ्टर हर डेथ Paul feels adrift, unable to commit to any woman, symbolizing the destructive potential of overdependence. So अब यहाँ लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ये किस तरह से, मतलब ये जो रिलेशनशिप है पॉल मॉरल का लेडीज़ के साथ, वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है सन्स एंड लवर के, मतलब अबाउट द मीनिंग ऑफ द नॉवल। मतलब ये जो इसका जो मतलब पॉल मॉरल रिलेट्स टू हिज वुमेन टेल्स अस अबाउट द मीनिंग ऑफ द नॉवल। आप इसकी बात करते हो। सो व्हाट दिस रिवील्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द नॉवल, आपको उसको फिफ्थ पॉइंट में लिखना है। इसमें आप लिखेंगे साइकोलॉजिकल डायमेंशन के बारे में, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के बारे में आप लिखोगे। इसमें आप बेसिकली लिख सकते हैं अर्ली इमोशनल एक्सपीरियंसेस शेप एडल्ट रोमांटिक लाइफ। Paul's inability to balance emotional, intellectual and physical aspects of love is rooted in his mother's dominance. अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर इसका स्ट्रगल बताना है, स्ट्रगल फॉर द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। द नोवेल शोज हाउ हार्ड इट इज़ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फैमिली इन्फ्लुएंस एंड फॉर्म द इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप। आपको इसके बारे में लिखना है। अगर इनकम्पैटिबिलिटी की बात बोलें तो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ आइडियल लव, आप ये टॉपिक लिखेंगे इसमें। सो नीदर मिरियम नॉर क्लारा रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ लव फॉर पॉल। D.H. Lawrence suggests that love often remains fragmented in real life. ठीक है, यहाँ पर आप एडिपस कॉम्प्लेक्स की जब मैंने बात बोली आपको, एडिपस कॉम्प्लेक्स को भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स explains Paul's split between spiritual and physical fulfillment. It highlights the limited roles available to women and how they are shaped by male emotional needs.
Lawrence's own close relationship with his mother influenced the novel's portrayal of Paul. फिर अब लास्ट में ये सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करके आप लिखेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं कि Paul's relationships reveal that sons and lovers, ये आप लिख लीजिए, Paul's relationships reveal that Sons and Lovers is fundamentally a study of human psychology and emotional dependency. The novel's meaning lies in showing how love, family, and personal identity are deeply interconnected, and how unresolved childhood attachments can sabotage the adult happiness. And you can write in your answer, that is, you can conclude your answer by writing this: Paul ends the novel alone, symbolizing both freedom and loss. So इन आपके आप इस आंसर में कुछ कोट्स को भी लिख सकते हो, जैसे कि मिरियम के लिए भी एक कोट है, नॉवल में एक लाइन है, शी कुडंट बी सेटिस्फाई विथ हर लिटिल ही कुड गिव हर। तो जब आप पॉल और मिरियम का रिलेशनशिप बता रहे होंगे तब वहाँ पर ये कोट लिख सकते हो। जब क्लारा के बारे में बताओगे तो आप लिख सकते हो कि ही बिलोंग टू हिज मदर, शी न्यू इट। तो शी यहाँ पर कौन है? यहाँ पर क्लारा है, कि क्लारा को पता था कि वो अपनी मदर से ही बिलोंग करता है, एंड शी न्यू इट। तो यहाँ पर भी इनका रिलेशनशिप इसलिए भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2012 का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का। सो द क्वेश्चन इज, D.H. Lawrence's Sons and Lovers is as much autobiographical as Dickens' David Copperfield. So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में है, ये वाला टेक्स्ट भी, और ये बीए के कोर्स में भी है। सो यहाँ पर हमको इन दो नॉवेल्स को कंपेयर करना है बेसिकली, और ये दोनों ही ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, तो दोनों का ही ऑटोबायोग्राफिकल नेचर बताना है दोनों नॉवेल्स का। सी, सन्स एंड लवर्स मिरर्स लॉरेंसेस ओन लाइफ, जैसे कि सन्स एंड लवर्स लॉरेंस की लाइफ को मिरर करता है। सिमिलरली डेविड कॉपरफील्ड भी चार्ल्स डिकेंस की लाइफ को मिरर करता है। दोनों ही नॉवेल कमिंग ऑफ एज स्टोरीज को बिलोंग करते, दैट फॉलो द प्रोटेगनिस्ट ग्रोथ एंड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। दोनों ही नॉवेल में, डेविड कॉपरफील्ड में भी और सन्स एंड लवर्स में भी, दोनों में ही प्रोटेगनिस्ट की पूरी ग्रोथ दिखाई है, उसके बर्थ से लेकर एंड तक पूरी एक एक बात बताई गई है। इसी वजह से दोनों ही नॉवेल्स ऑटोबायोग्राफिकल हैं। अगर हम बात करें लॉरेंस की लाइफ की, हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, पैरेलल्स विथ लॉरेंस लाइफ। सो देखिए, जो सन्स एंड लवर्स है उसकी सेटिंग है द माइनिंग टाउन ऑफ वेस्टवुड, जो कि नॉवल में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वो लॉरेंस के अपने होम टाउन ईस्टवुड को काफ़ी ज़्यादा उससे रिजेम्बलेंस है। मतलब जो D.H. लॉरेंस जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उस जगह का नाम था ईस्टवुड, और जहाँ पर पॉल मॉरल का कैरेक्टर, जहाँ पर उसका बर्थ हुआ, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया, उस जगह का नाम था वेस्टवुड। तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर। तो D.H. लॉरेंस का अपना होम टाउन रिफ्लेक्ट करता है इस वेस्टवुड में। फैमिली डायनामिक्स की अगर हम बात करें, ये तो हो गई बात सेटिंग की। अब हम बात करें फैमिली डायनामिक्स की, तो लॉरेंस की जो मदर थी, लीडिया लॉरेंस, शी वॉज वेल एजुकेटेड एंड रिफाइंड, और जो उसके फादर थे आर्थर लॉरेंस, वो इलिटरेट माइनर थे। पैरेलली पॉल के जो पेरेंट्स थे वो भी ऐसे ही थे। पॉल की मदर मिसेस मॉरल काफ़ी रिफाइंड लेडी थी, काफ़ी एजुकेटेड थी, और वो इस वर्किंग क्लास से भी बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है। और उसके जो फादर थे वो भी इलिटरेट थे, ज़्यादा, मतलब वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे, इतने ज़्यादा वेल मैनर्ड नहीं थे वो। तो पॉल मॉरल और D.H. लॉरेंस, इसकी फैमिली भी काफ़ी हद तक एक जैसी है। अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें,
रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो लॉरेंस का भी जो अर्ली रोमांटिक स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है पॉल मॉरल के जैसा। लॉरेंस की लाइफ में जेसी चेम्बर्स थी उसका, और जो पॉल मॉरल की लाइफ में मिरियम थी। तो मिरियम और जेसी, इन दोनों का कैरेक्टर काफ़ी मिलता जुलता है। अगर हम बात करें, ये तो था सन्स एंड लवर्स की। अब हम बात करते हैं डेविड कॉपरफील्ड की, राइट। तो इसकी जो सेटिंग है उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है वो डिकिंसन्स की लाइफ से मिलती जुलती है। अगर हम इन दोनों नॉवेल्स का कंपैरिजन करें, सन्स एंड लवर्स और डेविड कॉपरफील्ड का, तो इन दोनों ही नॉवेल्स में दोनों ही प्रोटैगनिस्ट ने क्लास स्ट्रगल को फेस किया है। दोनों की लाइफ में, मतलब दोनों की जो कैरेक्टर है पॉल मॉरल और डेविड कॉपरफील्ड, दोनों की लाइफ में क्लास स्ट्रगल रहा है बहुत ज़्यादा, फैमिली टेंशन्स रही हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, जैसे पॉल मॉरल की लाइफ में रहे हैं, ऐसे डेविड कॉपरफील्ड की लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं। दोनों ही नॉवेल में जो अर्ली रिलेशनशिप्स थे विद विमेन दैट शेप मेंस लेटर इमोशनल लाइफ। पॉल का रिलेशनशिप भी था अर्लियर वाला, और डेविड कॉपरफील्ड का भी अर्लियर रिलेशनशिप, उसने आगे वाली जो उसकी लाइफ थी उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, शेप किया। सो कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि दोनों ही नॉवेल्स फिक्शनलाइज्ड है और ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, सेमी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, वेयर लाइफ रियल इवेंट्स आर री इमेजिन थ्रू नरेटिव। जैसे D.H. लॉरेंस ने सन्स एंड लवर्स में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन अपनी री इमेजिन नरेटिव के साथ, ऐसे ही डिकेंस ने भी अपनी लाइफ को, अपने लाइफ इंसिडेंट्स को इमेजिन नरेटिव में अपने लाइफ इंसिडेंट्स को इस कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है डिस्कस करने के लिए। अगर आपको और अच्छे से ये आंसर को समझना हो तो आप ये एक बार टेक्स्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने सन्स एंड लवर्स तो हमने पढ़ा है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो जब आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपको ये आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिटिकल शॉर्ट नोट ऑन एडिपस कॉम्प्लेक्स एज द बेसिस ऑफ सन्स एंड लवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने ये पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इस एडिपस कॉम्प्लेक्स को करना है डिफाइन। जब इस तरह के शॉर्ट नोट्स आते हैं किसी टर्म के ऊपर तो उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि according to Sigmund Freud, the Oedipus complex is a child's unconscious sexual desire for the opposite sex parent and rivalry towards the same sex parent। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली ये एक फीलिंग होती है जिसमें बच्चे के मन में ये कॉम्प्लेक्स आता है टूवर्ड्स हिज और हर सेम जेंडर पेरेंट, for just because of the infatuation for the opposite gender parent। जैसे कि मान लीजिए किसी का सन है, उसको अपनी मदर के साथ काफ़ी इन्फेचुएशन है, तो मदर के जो क्लोज होगा उसका ये राइवल हो जाएगा। जैसे मदर के तो क्लोज फादर होते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस, तो ये फादर के साथ इसका एक राइवलरी हो जाएगा। और ये एडिपस रेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ग्रीक ट्रेजेडी है, उसमें भी यही होता है कि वो अपने फादर को एक्सीडेंटली किल करके अपनी मदर के साथ शादी कर लेता है। लेकिन पॉल सन्स एंड लवर्स में एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सन को मदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको कनेक्ट फील होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, इस वजह से वो किसी और लड़की से क्लोज़ नहीं हो पाता है, उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में ये अपना 100% नहीं दे पाता है। तो आपने इसको डिफाइन कर दिया। एडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ चाइल्ड्स अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट और rivalry
rivalry towards a same sex parent. लेकिन आपको दूसरी ही लाइन में नॉवल में इसका क्या मतलब है वो भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि नॉवल में इसका मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. सो नॉवल में पॉल का इमोशनल बॉन्ड है अपनी मदर के साथ, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा. मिसेस मॉरल्स डिससेटिस्फैक्शन विद हर हस्बैंड leads to emotionally invest in her sons, especially Paul. This creates an exclusive bond that overshadows Paul's relationships with Miriam and Clara. और उसकी भी राइवलरी हुई अपने फादर के साथ. So Paul often sides with his mother against his father, echoing the Oedipal model. अगर हम थर्ड पॉइंट बात करें, रोमांटिक सेबोटेज. So Paul's attachment to his mother subconsciously prevents him from fully committing to Miriam or Clara. Significance ये है इसका कि Oedipus complex is not just a theme but a structural force that shaping the plot and Paul's psychological development, right? So यहाँ पर हम नॉवल की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इट्स अ सेंट्रल साइकोलॉजिकल फोर्स. लॉरेंस स्ट्रक्चर्स द नॉवल अराउंड पॉल मॉरल्स इंटेंस इमोशनल बॉन्ड विद हिज मदर गर्ट्रूड मॉरल. एंड इसकी ये जो ओवर अटैचमेंट टू हिज मदर, यही सबसे बड़ा रीज़न थी कि वो किसी और लेडी के साथ, किसी और लड़की के साथ कभी अपना 100% नहीं दे पाया. मिसेज मॉरल डिसल्यूजन्ड with her husband Walter Morris drinking and lack of refinement channels her emotional energy to her sons. Paul becomes her main emotional companion, taking on a role almost like a surrogate parent. तो इसकी वजह से इसकी राइवलरी हो गई इसके फादर के साथ. Paul grows up resenting his father, seeing him as crude, irresponsible and emotionally distant. This is a क्लासिक एडिपल राइवलरी. तो पॉल की जो रोमांटिक लाइफ थी इसमें पॉल का इमोशनल डीप लॉयल्टी टू हिज मदर क्रिएट इमोशनल गिल्ट whenever he gets close to another woman. So this prevents him from fully giving himself to Miriam, spiritual lover, and to Clara, that is who is his physical passion, right? So नॉवल की अगर हम बात करें तो गर्ट्रूड का कन्फेशन, शी एडमिट्स दैट पॉल मीन्स मोर टू हर देन एनीवन एल्स, इवन मोर देन हर हस्बैंड. एंड पॉल की डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी मिसेस मॉरल पर. ही कॉन्स्टेंटली सीक्स हिज मदर्स अप्रूवल इवन एज एन एडल्ट. वो बड़ा होने के बाद भी अपनी मदर के अप्रूवल पर काफ़ी डिपेंड था. वो लोगों को अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जज करता था कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं. एंड जब उसके 2 रिलेशनशिप हुए, पहला हुआ मिरियम के साथ, तो पॉल उसको पूरा कमिट नहीं कर पाया मिरियम को. क्यों? एक तो वो उसकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा नहीं करना चाहती थी. दूसरा, उसकी मदर उसको पसंद नहीं करती थी. ये भी एक रीज़न था कि वो क्यों मिरियम के साथ फुली कमिटेड नहीं हो पाया. एक रीज़न तो था ही कि हाँ वो स्पिरिचुअल लव करती थी उसको, और जो पॉल था वो फिज़िकल लव भी चाहता था. लेकिन फिज़िकल लव होने के बाद भी वो उसको अप्रूव नहीं कर पाया, वो उसका फुल कमिटमेंट नहीं कर पाया. रीज़न उसका यही था कि उसकी मदर उसको पसंद नहीं करती थी. और जब क्लारा के साथ रिलेशनशिप में आया तब तो उसकी फ़िज़िकल नीड्स आराम से पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वो उसे कमिट नहीं कर पाया. तो यहाँ पर इसका रीज़न उसका खुद का हस्बैंड भी था, लेकिन मिसेस मॉरल भी थी. ये जो रिलेशनशिप था दैट इज़ पैशनेट बट शेलो, अगेन बिकॉज कांट इमोशनली डिटैच फ्रॉम हिज मदर. ये बहुत बड़ा रीज़न था. सो लेकिन जब इसकी मदर की डेथ हो गई, तो Paul feels directionless, depressed, and her absence leaves a psychological void he can't fill.
तो यहाँ पर इस नॉवल में इस थीम के साथ, एडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ, लॉरेंस की अपनी खुद की लाइफ भी यहाँ पर हमें, उसकी खुद की लाइफ भी हमको देखने को मिलती। सो this theme reflects the theme of Oedipus complex, reflects Lawrence's autobiographical experience. Lawrence himself was extremely close to his mother, Lydia Lawrence, and emotionally distanced from his father, much like Paul. His relationship with Jesse Chambers, that is the basis of Miriam, suffered because of his mother's emotional dominance. Thematic significance यहाँ पर ये है. So the thematic significance is that the Oedipus complex is not just a sub-theme, it's a structural backbone of the novel. It explains Paul's split between spiritual and physical love, his inability to integrate emotional intimacy and sexual fulfillment in one partner, and the tragic undertone of the story, that is Paul's failure to achieve mature love. तो अगर यहाँ पर हम क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस को देखें तो साइको एनालिटिक क्रिटिक्स है विच कैन सी पॉल्स लाइफ एज अ केस स्टडी इन अनरिजॉल्व्ड इडिपल अटैचमेंट. फेमिनिस्ट क्रिटिक की अगर हम बात करें सो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हाईलाइट हाउ गर्ट्रूड मिसेस मॉरल्स रोल challenges patriarchal norms but also shows how women's emotional dominance can limit male emotional growth. अगर हम बायोग्राफिकल क्रिटिक्स की बात करें सो वी कैन रीड इट एज अ लॉरेंस वे ऑफ वर्किंग थ्रू हिज ओन पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री. सो ये सारे पॉइंट्स को आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं. लाइक सन्स एंड लवर्स कैन बी रीड एज Freudian tragedy where the protagonist unresolved Oedipal bond doomed his romantic life. The novel blends psychological realism with autobiographical confession, making it one of the earliest and most successful literary exploration of Freud's theory. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. From a psychoanalytical critic's perspective, pose the question, what is Paul's morals problem, and attempt a suitable answer. So हमको ये आंसर जो है ये साइको एनालिटिकल लेंस से देखना पड़ेगा इसको, इस नॉवेल को, पर्टिकुलरली फ्यूडियन. और यहाँ पर बात करनी है हमको पॉल मॉरल की प्रॉब्लम के बारे में कि पॉल मॉरल का प्रॉब्लम क्या है, विच इज़ एन अनरिजॉल्व्ड Oedipus complex combined with emotional repression. His psychological difficulty is not a single flaw but a network of interrelated conflicts. अभी interrelated conflicts क्या आते हैं आप लिख लीजिए, जैसे कि over dependence on his mother, ये था इसका psychological network of interrelated conflicts कि वो अपनी मदर पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड था, यहाँ तक कि वो लोगों को जज भी अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता था. दूसरा उसका जो प्रॉब्लम था, मतलब हम यहाँ प्रॉब्लम्स की बात करें कि पॉल मॉरल का प्रॉब्लम क्या था. पहला तो यही था ओवर डिपेंडेंसी ऑन हिज मदर. दूसरा था इनएबिलिटी टू फुल्ली इन्वेस्ट इन रोमांटिक पार्टनर्स. तो इसके अंदर इनएबिलिटी थी कि कमिटमेंट नहीं कर पाता था. तीसरा इसका जो प्रॉब्लम था वो था इमोशनल पैरालिसिस आफ्टर हिज मदर्स डेथ. सो ये 3 प्रॉब्लम थी. अब इन 3 प्रॉब्लम्स का रूट क्या था आपको ये भी बात करनी है. यहाँ पे रूट कॉज क्या था, हमने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या था. आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है अपने क्वेश्चन में कि इसका प्रॉब्लम क्या था. लेकिन अब हम बात करेंगे कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या था. रूट ऑफ द प्रॉब्लम था मदर सन बॉन्ड. मदर सन का जो बॉन्ड था वही ये रूट कॉज था ये तीनों प्रॉब्लम्स का. और ये हुआ कैसे, देखिए मिसेस मॉरल हु ट्रैप इन एन अनहैप्पी मैरिज प्रोजेक्ट्स हर इमोशनल नीड्स ऑन टू हर सन्स. पॉल बिकम्स हर इमोशनल सब्सटीट्यूट फॉर अ हस्बैंड. शी encourages his intimacy, dependence and loyalty. And loyalty के बाद this bond gives Paul security and purpose but also chains him emotionally, making it impossible him to detach.
इसका एक दूसरा जो मतलब मेन कॉज तो इसका ये था, इसके साथ दूसरा रीज़न था रिलेशनशिप विद फादर। ये बहुत बेकार था इसका ना। वॉल्टर मॉरल्स रफ मैनर्स, वर्किंग क्लास लाइफस्टाइल एंड द लैक ऑफ रिफाइनमेंट मेक पॉल डिस्पाइज and rejects him. And this cause fuels Paul's identification with his mother and strengthens his unconscious rivalry with his father. This is a textbook Freudian pattern. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा? अब ये जो रूट्स तो हैं, अब रूट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसका कभी कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ पॉल का। मिरियम के साथ भी Paul's relationship with Miriam Levers represents spiritual intellectual love. Paul feels drawn to her sensitivity but resents her idealistic and almost mystical approach to love. His mother sees Miriam as a rival and subtly undermines their bond. Paul feels guilt whenever he grows close to Miriam. जब भी वो मिरियम के क्लोज जाता ना, उसके मन में यही गिल्ट आता। मतलब इट्स लीड्स टू अ कांस्टेंट पुश फुल डायनामिक। जब वो क्लारा के साथ रिलेशनशिप में भी था, एंड दैट दिस रिलेशनशिप विद क्लारा रिप्रेजेंट फिजिकल एंड सेक्शुअल अट्रैक्शन। पॉल enjoys the passion but he can't emotionally commit। मतलब यहाँ पर उसका जो पहला रिलेशनशिप था मिरियम के साथ, उसमें वो बहुत खुश था क्योंकि मिरियम उसको स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली बहुत प्यार करती थी, ये भी बहुत प्यार करता था, लेकिन फुली कमिटमेंट नहीं था क्योंकि जब भी वो उसके क्लोज जाता उसको अपनी मदर की याद आती, उसको गिल्ट होता। सेम ऐसे क्लारा के साथ भी, यहाँ तो फिर भी उसको लगता था कि शायद मेरी फ़िज़िकल नीड्स हैं ये नहीं फुलफ़िल कर रही उसको, इसलिए शायद मैं कमिटमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ तो वो भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर भी उसकी मदर की वजह से वो यहाँ पर भी फुली कमिटमेंट नहीं कर पा रहा था। सो पॉल enjoys the company of Clara and he enjoys the passion but can't emotionally commit. Clara never truly replaces his mother in terms of emotional intimacy. वैसे भी वो उसको इमोशनल नहीं था कुछ भी। सो दीज आर साइंस ऑफ इमोशनल रिप्रेशन। ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा इसको। So Paul avoids deep emotional vulnerability with anyone other than his mother. He intellectualizes relationships instead of surrendering to them. Even in moments of physical passion with Clara or spiritual connection with Miriam, he withholds of full self-giving. लेकिन जब इसकी मदर की डेथ हो गई तब इसको हो गया क्या? साइकोलॉजिकल क्राइसिस। So Gertrude's illness and death intensify Paul's identity crisis. Without his mother, he feels lost, purposeless, and emotionally empty. Instead of finding resolution, Paul ends the novel wandering into night, symbolizing his inability to move forward. जबकि मिरियम उसके पास थी, मिरियम की तो शादी भी नहीं हुई थी। अगर वो कहता तो मतलब मिरियम उससे शादी करने को भी रेडी हो जाती, लेकिन उसको अब बहुत ही बेसलेस फील होता है, पर्पसलेस फील होता है उसको। ही फील्स लॉस्ट, पर्पसलेस, इमोशनल एम्प्टी। और कोई रेजोल्यूशन ढूंढने की जगह उसने नॉवल को ऐसे ही वॉन्डरिंग करते हुए रात में ख़त्म कर दिया। मतलब पॉल एंड्स नॉवल, इट सिम्बलाइजेस हिज इनएबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हम साइको एनालिटिक डायग्नोसिस की बात करें तो मतलब क्वेश्चन में बोला गया था ना कि हमको साइको एनालिटिकल क्रिटिक्स का जो पर्सपेक्टिव है कि पॉल मॉरल का प्रॉब्लम, अगर हम उसकी बात करें एट द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम जो है बेसिकली इट इज़ एसेंशियली इमोशनल फिक्सेशन एट द maternal stage. He never completes the process of separation, individuation, a stage where a child emotionally differentiates from the mother to become an autonomous adult.
This leaves him split, spiritually tied to the mother, physically seeking substitutes but unable to merge emotional and physical needs. So Paul का जो condition है ना, it reflects one of the novel's central themes, the tension between family loyalty and personal freedom. D.H. Lawrence uses Paul's relationship to dramatize the psychic cost of unresolved childhood attachment, right? सो आप इस आंसर का जो कंक्लूजन है वो ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम अ साइको एनालिटिक क्रिटिक्स पर्सपेक्टिव, Paul's problem is not simply bad luck. His problem is not just a simply bad luck in love, but it's a deep seated psychological fixation rooted in childhood dynamics. This makes Sons and Lovers a case study in Freudian uh, psychology, but also a universal story about how early family relationships shape adult life, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये 2017 का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का. इफ़ यू वर टू रीड सन्स एंड लवर्स फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर हमें सन्स एंड लवर्स को कैसे पढ़ना है, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. सब पूरा अलग ही तरीके से पढ़ना है इसको, मतलब सोचना है, पढ़ा तो हमने है ही. What would be the position of the 3 women in relation to Paul? अभी 3 women है, कौन जिनका रिलेशनशिप है पॉल से. एक तो है मिसेस मॉरल, एक है मिरियम और एक है क्लारा. तो चलिए बात करते हैं. इंट्रोडक्शन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं और ये एक तरीका भी होता है एग्जामिनर का पता लगाने का कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, अ फेमिनिस्ट रीडिंग एग्जामिन्स हाउ जेंडर रोल्स, पावर डायनामिक्स एंड सोशल कंडीशनिंग शेप्स द लाइव्स ऑफ विमेन इन द नॉवेल. आप ये लिख सकते हैं लाइन, आप फिर से इसको प्ले कीजिए, फिर से सुनिए और लिख लीजिए अगर नहीं सुन पाए तो. सो इन सन्स एंड लवर्स द 3 मेन विमेन, Gertrude Morrell, Miriam Levers and Clara Dawes, they all are connected to Paul Morrell in different ways, but each relationship reveals the limitation placed in women in early 20th century, right? Paul का जो position है as a central male figure creates a triangle of dependency, competition and इनकम्प्लीटनेस अमंग दीज विमेन. सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी मदर की, मिसेस मॉरल. आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए जो मैं बोलने वाली हूँ. शी इज़ अ डोमिनेंट मदर. हर पोजीशन बीइंग मदर इज़ एन इमोशनल एंकर एंड प्राइमरी इन्फ्लुएंस. She is a woman who trapped in a patriarch marriage to Walter Morrell, a working class miner with limited refinement. She resists her husband's authority and transfers her emotional energy to her sons, particularly Paul. In feminist terms, अब देखिए हमने मिसेस मॉरल के बारे में बताया, अब फेमिनिस्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं हम. In feminist terms, she subverts the patriarchal order by shaping her sons' identity and moral values, but this also perpetuates a new kind of dominance over her son's emotional life. अब इसका पॉल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम बारी बारी सबकी बात करेंगे कि पॉल की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा. She becomes the major against which Paul judges all women, unconsciously making it impossible for any lover to fully replace her. तो ये बहुत ही डोमिनेंट कैरेक्टर है. मिरियम और क्लारा दोनों ही, कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाई. और जब इसकी खुद की डेथ हो गई उसके बाद पॉल बिल्कुल पर्पसलेस हो गया, डायरेक्शनलेस हो गया. मतलब इसकी इम्पोर्टेंस पॉल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. शी बिकम्स द मेजर अगेंस्ट विच पॉल जजेस ऑल women, unconsciously making it possible for any lover to fully replace her. In this way, she blocks Paul's emotional autonomy.
बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका पॉल पर। सेकंड कैरेक्टर इज मिरियम। मिरियम जो है ये, इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये प्योर इंटेलेक्चुअल कंपेनियन थी पॉल की। शी इज़ शेप्ड बाय रूरल आइसोलेशन, strict religious upbringing, and Victorian ideals of chastity. Right? She embodies a self-sacrificial femininity, finding purpose in nurturing Paul's mind and soul. Yes, इसकी पोजीशन इतनी एक्टिव नहीं, जैसे इनकी मिसेस पॉरल की पोजीशन बहुत ही डोमिनेंट थी, बहुत ही एक्टिव थी, कोई हिला नहीं सकता था। इसकी थोड़ी पैसिव है पोजीशन, ठीक है। शी वेट्स फॉर पॉल्स अफेक्शन इंस्टेड ऑफ एजर्टिंग हर ओन नीड्स। सो पॉल सीज मिरियम एज ओवरली आइडियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी ना ये, एंड इमोशनली स्मॉदरिंग, रिजेक्टिंग हर फिजिकल इंटीमेसी while still drawing on her for intellectual and emotional support. So this reflects a male-centered framework where the woman serves the man's growth but is not chosen as his partner. Right? अब बात करते हैं क्लारा की। So she is passionate, ये इसकी सेक्शुअल पार्टनर थी, हम इसको कह सकते हैं हम। She is passionate, physically liberated lover. फेमिनिस्ट व्यू इसका ये है कि क्लारा अपीयर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। शी इज़ अ suffragette separated from from her husband and openly critical for male dominance. However, her independence is limited. मतलब इसकी जो भी इंडिपेंडेंस थी वो भी लिमिटेड थी when she got attracted to Paul. So this attraction टू पॉल रिड्यूसेस हर पॉलिटिकल पैशन। अब उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया ना, पहले उसका पॉलिटिकल पैशन बहुत ज़्यादा था, वो डाइवर्ट हो गया। एंड शी इवेंचुअली टर्न्स टू हर एंस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, शोइंग परसिस्टेंट पुल ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। सो अगर हम पॉल की बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए, तीनों कैरेक्टर्स के लिए, सो पॉल ट्रीट्स अब ये क्लारा की बात होगी। पॉल की अगर हम बात करें कि इसने he treats Clara as a sexual outlet rather than a long-term emotional partner. ये इसकी emotional partner थी मिरियम, लेकिन ये नहीं थी, क्लारा नहीं थी। And this reinforces a gender split that women as either spiritual nurture, Miriam, who is Miriam, and physical object Clara, but never both. मतलब यहाँ मिरियम और क्लारा की कैरेक्टर से यहाँ पे दो चीज़ें हमको देखने को पता चलती है कि जो औरत है वो स्पिरिचुअल नर्चर हो सकती है, वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की, जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट है। इसी के बेसिस पर हमें ये आंसर लिखना है। सो इन द फेमिनिस्ट पैटर्न नन ऑफ these three women are able to form a balanced equal partnership with Paul. इन तीनों में से कोई भी ऐसे कैरेक्टर नहीं है जिसने एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाया हो पॉल के साथ। क्यों? क्योंकि मिसेस मॉरल उसकी मदर थी, उनके साथ वो काफ़ी इमोशनली कनेक्ट था, वो इमोशनल अथॉरिटी रखती थी। मिरियम के साथ इमोशनल नहीं हो पाया पूरी तरह से। क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन तो उसकी मदर के साथ था। अगर वो कोशिश भी करता था इमोशनल कनेक्शन करने की तो वो नहीं कर पाता था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर। तो इसके साथ स्पिरिचुअल हुआ, इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप भी हुई, लेकिन सेक्शुअल नहीं हुआ। सेक्शुअल क्लारा के साथ हुआ, जो कि पॉलिटिकल आइडियलिस्ट भी थी, लेकिन क्लारा के साथ इसका इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हुआ, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं हुआ। तो बैलेंस तो हो ही नहीं पाया, मतलब कंप्लीट रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी नहीं हो पाया। सो द नॉवल reflects male-centered desire here, where women exist in the relation to men's development, not as fully realized independent subject. अब हम कंक्लूड करेंगे अपना आंसर, उसमें हम लॉरेंस और फेमिनिज्म की दोनों की बात करेंगे। while Lawrence gives each woman depth and complexity, the structure of their relationship with Paul reveals gender inequality. Paul's inability to integrate the qualities of the three women
into one relationship suggests not only his Oedipal fixation but also the social conditioning that separates women into rigid roles. So, from a feminist perspective, sons and lovers, ये आप लिख सकते हैं, इस लाइन को आप लिख लीजिए. From a feminist perspective, sons and lovers presents women who are strong in certain domains but confined by male needs and societal norms. Their position in relation to Paul shows how patriarchal culture divides and limits women's identities, making them either motherly, spiritual, or sexual, but rarely all at once. So, Lawrence's portrayal is both a critique of these limitations and paradoxically an example of them, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन इंग्लिश ऑनर्स BA इंग्लिश ऑनर्स DU का है, लास्ट ईयर का 20 मार्क्स का आया था ये. तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. हमें यहाँ पर टाइटल को डिस्कस करना है नॉवल के. सो आप इंट्रोडक्शन में नॉवल के इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे. You can write Sons and Lovers. Sons and Lovers, published in 1913 by D.H. Lawrence, is one of the most important works of early 20th century English literature, blending autobiography, realism, and psychoanalysis. The title is directly connected to the novel's central conflict, the sons' relationship with their mothers and their struggle to love other women. तो यही सिग्निफिकेंस है इस टाइटल का कि सन्स का रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ कैसा है. ये सन्स कौन है? पॉल और उसका बड़ा भाई विलियम, दोनों बेटे हो गए ना. तो दोनों बेटों का रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ एंड द स्ट्रगल टू लव अदर वुमेन. तो बीइंग लवर्स उनको स्ट्रगल हुआ एंड बीइंग सन्स उनका रिलेशनशिप कैसा था. और यही जो रिलेशनशिप है बीइंग द सन्स टू देयर रिलेशनशिप टू देयर मदर, ये कैसे इम्पैक्ट करता है लवर्स को, मतलब दूसरे लड़कियों के साथ जब उनके लवर्स बने वो, तो इस मतलब बीइंग द सन्स लवर्स को कैसे इम्पैक्ट किया, यही इस नॉवल के टाइटल का मतलब है. सो द सन्स रिलेशनशिप्स with their mothers and their struggles to love other women. It encapsulates theme of family bonds. आप यहाँ themes भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि टाइटल को रिप्रेजेंट करती है. थीम्स यहाँ पर है जैसे कि फैमिली बॉन्ड तो है ही उनकी मदर के साथ, लव, डिज़ायर एंड इमोशनल डिपेंडेंसी. ये हम तीनों ही ये 1 2 3 4 चारों ही थीम्स हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. अब हम टाइटल को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सन्स एंड लवर्स. सो द सन्स रिप्रेजेंट्स द मदर सन रिलेशनशिप्स, राइट. Son refers mainly to William and Paul. To Gertrude Morrell's two surviving sons. Mrs. Morrell, trapped in an unhappy marriage, she invests her emotional energy and ambitions in her sons, right? Making them the center of her world. In विलियम के केस में क्या हुआ? शी idolizes him, feels possessive for him and disapproves of his fiancé. जब उसने लेटर के थ्रू अपनी fiancé के बारे में बताया तो उसने ये मिसेस मॉरल ने उसको डिसअप्रूव किया. लेकिन विलियम की जो अर्ली डेथ थी दैट लीव्स हर बिलीव्ड एंड इंटेंसिफाइज हर अटैचमेंट टू पॉल. पॉल के केस में क्या हुआ? शी बिकम्स हिज इमोशनल एंकर एंड कॉन्फिडेंट. द इडिपस कॉम्प्लेक्स अंडरलाइज देयर क्लोजनेस.
Paul's loyalty to his mother hinders his romantic relationships. So thus the point, the sons points to how the maternal bond shape and restricts the son's adult life. This is very important, राइट। अब हम बात करते हैं लवर्स की। सो यहाँ पर बात, ये तो मदर सन के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट करता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, राइट। सो द लवर्स इन द टाइटल रेफर्स टू पॉल्स रिलेशनशिप। देखो सन्स में तो विलियम भी है और पॉल भी है, लेकिन लवर्स में यहाँ पर पॉल के रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहाँ पर विलियम का लवर्स पर कुछ लेना देना नहीं है, पॉल के जो रिलेशनशिप थे विद मिरियम एंड क्लारा, राइट। सो द लवर्स इन द टाइटल refers to Paul's relationship with two women, Miriam Levers, and who is spiritual, intellectual companion, and Clara Dawes, who is passionate and physical lover. But Paul is unable to give him fully to either women because his emotional alliance with his emotional bond lies with his mother, and his love life is marked by this fragmentation. With Miriam, he finds mental and spiritual intimacy but lacks physical desire, and with Clara, he experiences sexual fulfillment but no deep emotional connection. So, the title reflects the tension between maternal loyalty and romantic attachment. अगर हम सन्स एंड लवर्स का इंटरप्ले की बात करें तो the interplay between sons and lovers. So the title is significant because it links two opposing yet connected roles in Paul's life. As a son, he is bound to his mother by affection, gratitude and dependency. As a lover, मतलब as a son तो ये bound अपनी mother से, and as a lover he seeks intimacy with women but is subconsciously limited by emotional hold of his mother. So the novel shows how these two spheres overlap and conflict, leading to Paul's inability to form a complete romantic relationship. अगर हम टाइटल का सिंबॉलिक मतलब देखें, that the title also symbolizes universal human struggle, how early family bonds shape later romantic relationships. किस तरह से, मतलब जो अर्ली बॉन्ड्स हैं वो बाद के रिलेशन को किस तरह से शेप करते हैं, मतलब बीइंग द सन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो लवर बनेगा. सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है between duty to family and desire for personal fulfillment. So it suggests that love can't be nurturing yet possessive, binding yet restricting. Autobiographical significance की हम बात करें, so Lawrence's own life mirrors the novel's dynamics. His close relationship with his mother, Lydia Lawrence, and his difficulties in romantic relationships directly influence the title. The title Sons and Lovers reflect not just fictional characters but Lawrence's own divided affection. आप ये सारा पॉइंट लिखने के बाद अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे by writing this. The title Sons and Lover is deeply symbolic. It captures the central emotional conflict of the novel, the tension between the devotion of a son to his mother and demands of romantic love. Lawrence's use of this title underscores the psychological depth of his work and signals to the readers that the heart of the story lies in emotional bonds and struggle to reconcile them. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. So, 7th question is, discuss the description of Nottingham and the mining countryside in Sons and Lovers. ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी लास्ट ईयर का था क्वेश्चन. So, Sons and Lovers is deeply rooted in D.H. Lawrence's own early life in Nottinghamshire mining district. The novel is not only a psychological portrait of relationships but also a vivid regional novel भी है ये. मतलब आप नॉवल के शुरू में अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा उस जगह का जहाँ से D.H. लॉरेंस भी बिलोंग करते हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स a rich description of Nottingham countryside and the mining community.
So D.H. Lawrence blends realism, romantic imagery, and symbolic undertones in his portrayal of this setting. So यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन के साथ, इंट्रोडक्शन तो बेसिकली हम नॉवल की सेटिंग की बात करेंगे कि ये D.H. लॉरेंस की भी अर्ली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. उसके साथ हम लॉरेंस के पर्सनल कनेक्शन की भी बात करेंगे. सन्स एंड लवर्स. D.H. Lawrence was born in Eastwood, Nottinghamshire, which is a mining town. His father was a coal miner. His mother came from a more refined background. This personal connection allowed him to capture both the beauty of countryside and the grimness of industrial life with authenticity. और यही एक रीज़न था कि नॉवल की शुरुआत में भी हमें इतना अच्छा, इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखने को मिला कंट्री साइड लाइफ और इंडस्ट्रियल लाइफ दोनों का, राइट. सो ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना नॉटिंघमशायर और कंट्री साइड का, वो इसी वजह से क्योंकि D.H. लॉरेंस की खुद की लाइफ भी इस तरह की थी. इनके फादर माइनिंग कंट्री साइड से बिलोंग करते थे और उनकी मदर नॉटिंघमशायर से बिलोंग करती थी. So this personal connection allow him to capture both the beauty of countryside and greenness of industrial life with authenticity. अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉटिंघमशायर की, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है. So Nottingham in the novel is portrayed as the nearest big city, a place of industry, commerce and new opportunities. For the moral children, especially William and Paul, Nottingham represents escape and ambition, a contrast to the confinement to the mining village. The city also functions as a threshold between rural traditions and modern urban industrial life. The tram rides, bustling streets, and the factory environments reflect the emerging modern England of the early 20th century. अगर हम बात करें माइनिंग कंट्री साइड की, तो दिस माइनिंग कंट्री साइड इज़ वन ऑफ द नॉवेल्स मोस्ट मेमोरेबल फीचर्स, डिस्क्राइबिंग द पेंटरली प्रिसीजन, जैसे कि रोलिंग फील्ड्स, hedge rows, changing seasons creates a backdrop of natural beauty. Interspersed intersperts spurts the this with this beauty that are collieries, slag heaps, and smoke symbolizing industrial intrusion into the rural life. So the juxtaposition of the pastoral beauty and industrial harshness mirrors the tensions in the moral family's life, beauty struggling with the ugliness of poverty and hardship. माइनिंग कम्युनिटी की भी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं. सो दिस माइनिंग लॉरेंस offers a detailed social portrait. It rose miners' cottage, each with a small garden, strong community bonds, gossip, local customs and collective hardships. The rhythm of life dictated by the shifts in the coal mines. So this mining community's close-knit nature fosters warmth but also limit personal freedom. And the symbolic function of the setting is very important. आप लिख सकते हो. So in the Nottinghamshire countryside is not just a backdrop, it reflects the emotional psychological states of the characters, beauty of nature, possibility of love, growth and escape. Industrial grind की अगर हम बात करें तो it includes limitations, struggles and emotional suffocation. So Paul's artistic sensibility is nourished by the natural landscapes, but his life is still overshadowed by the mining reality. यहाँ पर हम ऑटोबायोग्राफर रियलिज्म की भी बात कर सकते हैं. सो ऑटोबायोग्राफर रियलिज्म में हम लिख सकते हैं लॉरेंसेस डिस्क्रिप्शन आर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ड्रॉन फ्रॉम हिज ओन वॉक्स, own observation and memories. His deep attachment to the land makes the reader feel textures, colors and moods of Nottinghamshire. अब ये सारे पॉइंट्स को आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉटिंघम एंड द माइनिंग कंट्री साइड इन सन्स एंड लवर्स प्लेज अ वाइटल रोल in shaping the novel's tone, themes, and characters. Lawrence uses the contrast between natural beauty and the industrial ugliness to symbolize human struggles, the yearning for freedom versus the pull
of social and economic constraints. This rich, authentic portrayal makes the novel not just a personal or psychological story but also a regional and historical document of early 20th century, right? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्लास के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर आया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना और कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। सो wants the soul of out wants the soul out of my body, I can't help shrinking back from her। देखिए ये तो हमें पता है कि सन्स एंड लवर्स से ही है, वैसे पेपर में तो नहीं पता होगा, हमको एग्जाम में हमें ये भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ से है, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सन्स एंड लवर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये तो पता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन सन्स एंड लवर्स में भी किसने कहा है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में है ये, तो ये किसी का डायलॉग है, तो कौन है यहाँ पर जो आई यूज़ कर रहा है। सो दीज लाइन आर स्पोकन बाय पॉल मॉरल, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ D.H. लॉरेंसेस नॉवेल सन्स एंड लवर। तो आप इंट्रोडक्शन में, आंसर के इंट्रोडक्शन में इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय पॉल मॉरल, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ D.H. लॉरेंसेस नॉवेल सन्स एंड लवर्स, एंड दिस ऑकर्स इन चैप्टर 12। ये चैप्टर 12 में आपको मिल जाएगा, जो कि जिसका नाम है पैशन, ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ पॉल्स रिलेशनशिप विद मिरियम लीवर्स। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो बाय दिस स्टेज पॉल एंड मिरियम have had a long, emotional, intense friendship and romance. Miriam loves Paul deeply, but her love is spiritual and idealistic, often demanding complete emotional and moral commitment from him. But Paul feels suffocating by Miriam's constant need for soulful, almost religious intimacy. This line wants the soul out of my body. I can't help shrinking back from her. This quote expresses Paul's inner frustration. तो ये पॉल की अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। He feels that Miriam's love tries to possess not just his body but his very inner self, leaving him emotionally drained. So this moment marks a turning point in their relationship, foreshadowing its eventually breakdown. So on a thematic level, it also reflects the novel's psychoanalytic undercurrents. Paul's inability to fulfill commitment to Miriam is tied to his strong attachment to his mother, Mrs. Morrel, and his struggle between physical desire and emotional dependence here. So ये था आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, जो कि आज ख़त्म हुआ। मैं क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को चूज़ करके डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए था जो हमने नहीं किया, सो comment section is always open for you. You can write your query in the comment section. I will I'll try my best to solve your query. So that brings us to the end of today's session on Sons and Lovers, and this is the last class of on Sons and Lovers. इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. So in this class we have explored the key passages, important questions, and the deep thematic and contextual meanings. I hope this discussion has helped you not only understand the text more clearly but also see how to approach such questions in an exam oriented way, right? So in our next class we will begin Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, diving into its modernist style, stream of consciousness technique, and the complex portrayal of time and identity. So stay consistent with your preparation, as always, keep reading, keep thinking, and keep growing in literature. Thank you.